Hello everyone, and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is your part third of chapter Center-State Relation, which is chapter number 14 of your Polity Lakshmikant. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर, किस तरीके से सेंटर स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंट्रोल करता है। तो देखिए, जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जो पार्लियामेंट का पावर होता है, तो जिस तरीके से पार्लियामेंट का पावर है कि वो स्टेट के सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेशन बना सकता है जब एक्सेप्शनल सिचुएशंस हो तब, ठीक है। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है एम्पावर करता है सेंटर को कि वो जो अपना कंट्रोल है वो स्टेट के लेजिस्लेटिव मैटर्स में इन तरीकों से, इन वेज से डाल सकता है। सब पहला क्या है कि जो गवर्नर है वो सर्टेन टाइप के बिल्स को स्टेट लेजिस्लेचर के रिजर्व करके रख सकता है फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट का इसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो है, ठीक है। मतलब कि जो गवर्नर है उसके पास एक बिल आया और इस गवर्नर ने क्या किया कि एसेंट देने के बजाय इसने प्रेसिडेंट के लिए इसको विदहोल्ड करके रख लिया कि प्रेसिडेंट को भेजना जरूरी है ये बिल, प्रेसिडेंट जैसा बोलेंगे वैसा काम होगा आगे। तो अब प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे भाई, प्रेसिडेंट तो सेंटर ही है ना। मतलब ऐसे मत समझिएगा, लिख मत दीजिएगा आप ये, लेकिन प्रेसिडेंट का काम कौन कर रहा है ना, इस तरीके से आप समझिएगा। तो भाई प्रेसिडेंट इसके ऊपर एब्सोल्यूट वीटो इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। बिल कुछ मैटर्स में जो कि स्टेट लिस्ट में दिया गया है उसको हम स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ओनली विद प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जिसको बिना प्रेसिडेंट के प्रीवियस सैंक्शन के आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है। जैसे अगर किसी के फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पे आप रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं, ठीक है, स्टेट अगर रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है तो इस टाइप के बिल को पहले प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना होगा, फिर जाकर के ये स्टेट लेजिस्लेचर में पास होगा, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट है। इस तरीके से सेंटर ही एक तरह से कंट्रोल कर रहा है स्टेट लेजिस्लेचर को। उसके बाद सेंटर कैन डायरेक्ट द स्टेट्स टू रिजर्व मनी बिल। तो मनी बिल के केस में सेंटर जो है वो स्टेट्स को डायरेक्ट कर सकता है कि ये मनी बिल को रिजर्व करे, ठीक है। एंड अदर फाइनेंशियल बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जनरल केसेस में ऐसा नहीं होता है कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के ऊपर किसी तरह का कंट्रोल होता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स को ऐसा कह सकता है कि आप जो मनी बिल्स और बाकी फाइनेंशियल बिल्स है उसको रिजर्व करके रखिए। तो इन बातों से ये क्लियर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सुपीरियोरिटी पोजीशन दे रखा है सेंटर को लेजिस्लेटिव स्फीयर में, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक सरकारिया कमीशन बैठी थी जो कि 1983 से 88 के बीच में, और ये सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर इसने रिपोर्ट बनाया था। तो याद रखिएगा, सरकारिया कमीशन किस चीज के लिए था, सेंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर रिपोर्ट बनाने के लिए। इस कमीशन ने क्या ऑब्जर्व किया कि जो रूल ऑफ फेडरल सुप्रीमेसी है ना, इज अ टेक्निक टू अवॉइड एब्सर्डिटी, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एंड इंश्योर हार्मनी बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट लॉज। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, फेडरल सुप्रीमेसी, यानी कि सेंटर हावी थोड़ा सा इसलिए है, ये कमीशन ने बताया कि सेंटर हावी थोड़ा इसलिए है, फेडरल सुप्रीमेसी इसलिए है ताकि किसी तरीके का मतभेद ना हो सके और यूनियन और स्टेट लॉज के बीच में हार्मनी, एकता क्रिएटेड रहे, ठीक है। इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी इज एक्सक्लूडेड, अगर इसको हटा दिया जाता है तो ये डिफिकल्ट नहीं होगा इस पोजीशन को इमेजिन करना। इट्स डिलीटेरियस रिजल्ट्स, मतलब कि खराब रिजल्ट्स एक तरह से मान लीजिए, ठीक है। तो इसीलिए फेडरल सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट है ताकि हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके, हार्मनी क्रिएट हो सके और कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। There will be every possibility of our two-tier political system being stultified by interference, strife, legal chaos and confusion caused by a host of conflicting laws, much to be bewilderment of the common citizen। बड़ा टफ शब्द है के साथ ये पूरा स्टेटमेंट बनाया गया है, लेकिन मैं आपको इसको इजी कर देती हूँ। तो गाइज मैंने मीनिंग यहाँ पे सारा लिख दिया, मैं आपको इसको फिर से पढ़ के बताती हूँ। ये क्या कह रहे हैं आपको इस स्टेटमेंट के थ्रू, दैट अगर ये यूनियन सुप्रीमेसी वाली चीज एक्सक्लूड कर दी जाए, मतलब इसको ना रखा जाए, तो एक ऐसा कंडीशन, एक ऐसा हार्मफुल रिजल्ट के लिए हमको रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है।
और हर पॉसिबिलिटी होगा कि ये 2 tier जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें इंटरफेरेंस, कॉन्फ्लिक्ट, लीगल क्योस, ये स्ट्राइफ का मतलब कॉन्फ्लिक्ट, लीगल क्योस, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज की वजह से, है ना। और ये एक तरह से कॉमन सिटीजन के लिए घबराहट का विषय होगा, ठीक है, अगर यूनियन सुप्रीमेसी नहीं होगा तो। इंटीग्रेटेड लेजिस्लेटिव पॉलिसी एंड यूनिफॉर्मिटी ऑन बेसिक इश्यूज ऑफ कॉमन यूनियन स्टेट कंसर्न विल बी टाइम्ड। मतलब यूनियन और स्टेट के कुछ ऐसे एरियाज हो गए जहां पे दोनों अपने अपने कानून बनाएंगे और उसकी वजह से लोग परेशानी में आ जाएंगे, चकित हो जाएंगे कि भाई ये क्या बना दिया, अब किसका फॉलो किया जाए, ठीक है। तो जो फेडरल प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी है वो एक तरह का कैजुअलिटी बन जाएगा, ठीक है। और ये जो रूल है फेडरल सुप्रीमेसी का, देयरफॉर इज वेरी नेसेसरी, इंडिस्पेंसिबल का मतलब वेरी नेसेसरी फॉर द सक्सेसफुल फंक्शनिंग ऑफ द फेडरल सिस्टम। इन शॉर्ट, अगर नहीं होगा तो फेडरल सिस्टम अच्छे से काम नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यूनियन की सुप्रीमेसी ओवर द स्टेट्स। बात समझ में आ गई? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो हमने लेजिस्लेटिव सारा देख लिया, अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने वाले हैं। तो देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशंस आपके कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल्स में था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बता रही हूँ। तो आर्टिकल 256 से लेके 263 तक, ये भी पार्ट 11 में है आपका, जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, दैट डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। तो सेंटर और स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इस आर्टिकल से इस आर्टिकल में पार्ट 11 में दिए गए हैं, ठीक है। इसके एडिशन में भी बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि सेम मैटर से डील करते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर्स। अब देखिए, एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो डिवाइड हुआ है सेंटर और स्टेट्स में, ठीक है। जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर्स डिवाइड हुए हैं हमने देखा, एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर भी डिवाइड हुआ है। Thus, the executive power of the center extends to the whole of India. तो ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर का, वो लगभग पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। किन किन मैटर्स में? टू द मैटर्स ऑन विच पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर ऑफ लेजिस्लेशन। उन मैटर्स में सेंटर का कंप्लीट कंट्रोल रहता है, जिसमें पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने का। यानी कि जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स है ना, उस पे जो पार्लियामेंट कानून बना रहा है, सेंटर पूरा पूरा उसको उस पे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस एक्ट करता है। और and to the exercise of rights, authority and jurisdiction conferred on it by the treaty or agreement. तो treaty agreement के वजह से भी जिस तरीके के rights authority दिए गए, उनमें भी सेंटर का extension है, ठीक है। Similarly, the executive power of a state का कहाँ से extend होता है? To its territory in respect of matters on which state legislature has exclusive power of legislation. तो स्टेट का कहाँ पर रोल चालू होता है और खत्म होता है? जहां पे स्टेट की अपनी टेरिटरी है, स्टेट जहां तक कानून बना सकता है, दैट इज स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, ठीक है। इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर्स ऑन विच बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स हैव पावर ऑफ लेजिस्लेशन, यानी वो सब्जेक्ट जो कॉन्करेंट लिस्ट में दिए गए हैं, द एग्जीक्यूटिव पावर रेस्ट विद द स्टेट except when a constitutional provision or a parliamentary law specifically confers it on the center. तो देखिए, concurrent list में जो भी कानून बन रहे हैं, ठीक है, उसका एग्जीक्यूटिव पावर यानी उसका पालन करना एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे जो उसको इम्प्लीमेंट करेगा वो तो स्टेट के पास ही रहेगा, भले ही बनाया पार्लियामेंट ने है, लेकिन वहां पे भी एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट का हटाया जा सकता है जहां पे स्पेसिफिकली पार्लियामेंट्री लॉ ने कहा है कि यहां पे सेंटर का अधिकार है, यानी कि इम्प्लीमेंट कानून भी सेंटर का ही है और उसको एग्जीक्यूट भी सेंटर ही करेगा। तो ऐसा अगर स्पेसिफिकली मेंशन है तो ही वहां पे होगा, वरना स्टेट की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ही उसको इम्प्लीमेंट करेगी। Therefore, a law on a concurrent subject, though enacted by the parliament, enact तो पार्लियामेंट कर रहा है, is to be executed by the states. States इसको execute करेगा, except when the constitution or the parliament has directed otherwise. अगर constitution और parliament ने बोला है कि हाँ भाई यहाँ पे सेंटर का ही executive authority चलेगा, तो वहां पे चलेगा। ऐसा मेंशन होना जरूरी है कि पार्लियामेंट के लॉ में ऐसा है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है। नहीं तो कानून तो भाई पार्लियामेंट बनाएगा,
लेकिन उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा? सेंटर करेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट्स एंड द सेंटर। ठीक है, लेक्चर छोटे रख रही हूँ इसलिए कि आपको पढ़ने में आसान हो, एक एक टॉपिक आपका फटाफट कवर होता चला जाए। जो टॉपिक पढ़ना है वही पढ़े, है ना, एक्स्ट्रा कुछ उसके चक्कर में ना पढ़ना पड़ जाए। तो इसलिए लेक्चर छोटे रख रही हूँ और अपलोड करने में भी काफ़ी आसानी होती है, इसलिए ये रीज़न है। ठीक है, कोई भी मैसेज वैसेज भेजना चाह रहे हैं या कोई पीडीएफ शेयर करना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके गुरु मंत्रा 247 पे वहाँ पे हमें मैसेज भेज सकते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू सो मच गाइस, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।